गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन ने जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर रखा और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, सीधा एक वायर यदि है तो उसके आसपास जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर इसको बोलते हैं। इसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा बना लिया था अपन ने, जलेबी टाइप बनता है इस टाइप। ठीक है, चलो अब आज अपने को बताना है सर्कुलर वायर यदि हो। ठीक है, वायर का शेप यदि कैसा हो, सर्कुलर हो, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ये आज का अपना टॉपिक है। अब सर्कुलर वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, तो पहली चीज एक वायर देखें अपन, ये वायर, यही वायर जो है वो स्ट्रेट कर देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग है। ठीक, यही वायर को तुमने सर्कुलर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अलग है। इस वायर को तुम जो शेप दे दोगे, इस वायर को जो तुम शेप दे दोगे वैसा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, देखो जैसे स्ट्रेट वायर है, अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसी को यदि तुमने स्ट्रेट को यूं करके ऐसे कर दिया ऐसे, तो ये सर्कुलर शेप का हो गया ना। अब इसमें से यदि करंट भेजेंगे तो ये अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो तुम ऐसा सोचो कि इसके आसपास ऐसी चूड़ियां हैं, चूड़ियां। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस तरीके का बनाता जैसे मान लो कि आसपास ऐसी चूड़ियां हैं। ठीक है, तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। ये थोड़ा उलझ गया है, चलो छोड़ो उसको। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता था अपने आसपास, ठीक, इस तरह की चूड़ियों का। अब क्या होगा कि जब तुम इसको सर्कुलर कर दोगे, तो ध्यान से देखना, ये जब तुम सर्कुलर कर दोगे तो ये इस तरीके का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा। ठीक है, और इस तरीके का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो इसके बिल्कुल बीच में यहां पे मिड पॉइंट पे हमको करीब करीब स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, किस प्रकार से, ये ऐसा टेंजेंट डालेंगे तो बीच में, बिल्कुल बीच में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। फिर से समझें, अगर वायर स्ट्रेट होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता, ये एक दिखाया ऐसे जलेबी जैसा, और भी आगे भी होता हो। ठीक है, और यदि मैं उसको सर्कुलर कर दूंगा तो मैंने ऐसा सर्कुलर कर दिया, जब वायर सर्कुलर हुआ तो ये पूरी की पूरी चीज भी सर्कुलर हो गई ना, ये यूं, और जब ये यूं सर्कुलर हो गई तो उस केस में बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो करीब करीब स्ट्रेट है, क्योंकि ये सारे मिल गए हैं यहाँ पे आके, देखो इस जगह पे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो अपने को यही निकालना है कि सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता, बाकी की जगह पे नहीं निकाल रहे अपन, क्योंकि निकाल भी नहीं सकते अलग अलग जगहों पर, क्योंकि वो डिफरेंट आएगा, हर प्लेस पे डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसका शेप बड़ा विचित्र बन रहा है, बस सेंटर पे एक जैसा है। ठीक है, तो हेडिंग डालें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। डिराइव करना है इसको, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। फिर डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल्स देखना। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि मान लो कि एक सर्कल है या वायर है जो कि सर्कुलर शेप का है, जिसमें से करंट जा रहा है इस तरफ, तो हमको यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। अब मैंने तुमको अभी बताया था ना, ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरीके का। ठीक है, ये ऐसी एक चूड़ी नहीं होती है, ऐसी कई सारी चूड़ियां होती है अलग अलग साइज की। तुम पहले ये समझो, ये वायर जो रहता है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता। ठीक है, इसके ऊपर वाले का ऐसा होता, फिर एक और देखें तो ये ऐसा होता, और इस तरीके से ये जलेबी टाइप मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके आसपास, कार्डबोर्ड से पता पड़ता है। अब इसमें से मान लो कि मैं सबका एक ही सर्कल सिलेक्ट करूं, ये ब्लू वाला, एक ही साइज का, और इस वायर को यूं करके ऐसे गोल कर दूं, इस वायर को यूं गोल कर दूं, तो ये जो नीला वाला है ना, ये नीला वाला ये यहां नीले के रूप में दिख रहा है। लेकिन ऐसे और भी होंगे, ये जो एक लाल मान लो कि बिल्कुल बीच में एक और लाल, तो ये लाल जो है छोटा वाला है, तो ये लाल छोटा वाला जो है वो कहाँ मिलेगा तुमको, यहां मिलेगा, और लाल छोटा वाला। ठीक है, ये ऐसा होगा। अब ये भी बेसिकली यूं ही होगा, यूं चलते चलते। ठीक है ना, ऐसा इस तरीके से इमरती बन गई, जलेबी थी पहले, इमरती बन गई। अब उसके बाद जो है वो और बड़ा अगर वायर होगा, ये वाला अगर कंसीडर करें हरा वाला सिर्फ, तो ये हरा वाला और बड़ा है, तो ये अगर और बड़ा है तो इस केस में ये यहां से लेके यहां तक से जलेबी बनाएगा, इमरती बनाएगा, सॉरी।
अब ये यूं करके ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये सब इस पॉइंट पे आने के बाद एक जैसे हैं, बचे हुए पे तो नॉन यूनिफॉर्म कुछ अजीब सा बन गया है। समझ में आ रही बात? तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका विजुअलाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि मान लो कि उसने बोला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो तुम खोजते रह जाओगे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ पता ही नहीं पड़ेगा तुमको। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अगर उसने बोला कि यहाँ पे कितना है, तो हमको ये पता है कि जब वायर पे ही नहीं होता, दिया तले अंधेरा होता है, तो वहाँ भी कहाँ होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना अगर पूछा तो फिर पता होना चाहिए कि हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम सेंटर पे निकाल सकते हैं यहाँ पे, और एक जगह और निकाल सकते हैं सेंटर से आगे बढ़ने पे, इस जगह पे 3D पे। दो जगह हम इंटीग्रेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। बची हुई जगह पे हम बोलेंगे होता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमारे बस का नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है पर हम इंटीग्रेशन करके नहीं निकाल पाते। किसी और टेक्निक से निकलता हो तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, हमारे लेवल का नहीं। ठीक, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए डेरिवेशन के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ लगेगा। क्या लगेगा? बायोट-सेवर्ट लॉ लगेगा। बार बार पेन गिर जाता नीचे। तो लिखें, कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए। स्मॉल ए ले रहा हूं आर की जगह। क्या बोला मैंने? कंसीडर अ स्मॉल रिंग बोल दो, रिंग मेटल की, ऑफ रेडियस ए, कैरिंग करंट आई। रेडियस कितनी है उसकी? ए है, और करंट कितना उसका? आई है। ठीक, ये रिंग हो गई, ये करंट इसमें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रेडियस उसकी है। अब क्या बोलता है बायोट-सेवर्ट कि छोटे हिस्से का मैं बता पाऊंगा, बचे हुए का मुझे आता नहीं, तो मैं इंटीग्रेट करके निकाल लेना। बायोट-सेवर्ट ने क्या बोला कि मैं छोटे हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊंगा। तो ठीक है, छोटे हिस्से का बताओ। तो इसका एक छोटा हिस्सा कंसीडर किया, इतना बड़ा छोटे से हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट ने दिया। उसने बोला छोटे हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से दिया जाएगा। डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से दिया जाए। अब इतने हिस्से का इससे देंगे, तो जब अपने को पूरे का निकालना होगा, तो पूरे का निकालना होगा तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन पहले मैं थीटा की वैल्यू समझ लूं। तो याद रख करो कि थीटा क्या था। तो ये ऐसा डायग्राम बनाया था बायोट-सेवर्ट में सबसे पहले। ये डीएल था और ये यहां आर था और ये थीटा था। यदि तुम्हें अच्छे से याद हो, ये थीटा था। इसका मतलब जो पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट अपना यहां है। उसके और ये छोटे एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल है। तो उसके और छोटे एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल है जो कि यहां 90 डिग्री है। आ रही बात समझ में? क्या अपन ये एलिमेंट लेंगे तो 90 और दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो क्या ये एंगल चेंज हो जाता है? तो उसका आंसर नहीं होता। ये एलिमेंट लिया तुमने, ये एलिमेंट तुम यहां भी ले लोगे तो भी तो लाइन यूं ही ज्वाइन करोगे तो एंगल तो 90 डिग्री आएगा ना। इसका मतलब हर जगह पर 90 डिग्री आएगा। तो जब 90 डिग्री ही आएगा हर जगह पे तो वेरिएबल नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो अपन उसकी वैल्यू डाल देंगे यहां पे साइन 90। ठीक, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। अब 90 हो गया तो उसके बाद हमने बोला कि इसका इंटीग्रेशन तो b हो जाएगा विच इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट्स बाहर निकालो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर हो जाएगा। आई करंट बह रहा है, कांस्टेंट है। रेडियस a के बराबर है, दिस इज r एंड r इज इक्वल टू a, और रेडियस a के बराबर है तो कांस्टेंट a स्क्वायर बाहर हो गया। साइन 91 होता बाहर हो गया, अंदर कुछ बचा ही नहीं। बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dl। अंदर कुछ बचा ही नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dl।
डीएल का इंटीग्रेशन, पहली चीज अगर कोई बोलेगा लिमिट से करेंगे तो लिमिट भी लगा दूंगा मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लगाओगे तो लॉजिकल है वो, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ेंगे तो कुल लंबाई एल यानी लंबाई कितनी मिलेगी। तो जब अपन छोटे छोटे टुकड़े जोड़ेंगे तो पूरा गोला गोल घूम जाएंगे, पूरा गोला गोल घूम जाएंगे तो हमको जो लंबाई मिलेगी उसके सरकमफरेंस के बराबर होगी, और सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस आर की जगह ए है तो इट विल बी 2 पाई ए। आ रही बात समझ में? अगर किसी को नहीं आ रही तो यहाँ पे लिमिट्स लगा दे 0 से लेके 2 पाई ए सरकमफरेंस, तो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल और लिमिट्स लगा के 2 पाई ए अपॉन और 0, तो 2 पाई ए आ जाएगा, 0 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर 2 पाई ए, ये आ गया 2 पाई ए। आ रही बात समझ में? अब ये जो ए है इससे ये ए कैंसिल आउट कर देना, तो तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। अब कोई बोलेगा कि मैं पाई से पाई काट दूंगा, काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, काट के भी लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिखता जनरली ऐसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट की वैल्यू है 10 की पावर -7, वो आसानी से रखी जा सकती है, इसलिए उसको हम काट नहीं रहे। काटने की इच्छा होगी क्वेश्चन में करेंगे तब काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7, तो ये डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे और आगे पाई की वैल्यू में सॉल्व कर लेंगे उसको। आ गया डेरिवेशन समझ में? लिख लें इसको। चलिए आगे बढ़ाएं, लिख लिया ना। अब इसमें ये बताएं कि अगर एक केस बनाना पड़ेगा, केस 1। केस 1 क्या है कि इफ देर आर n turns in the loop, then magnetic field at the center will be mu naught upon 4 पाई। देखो ये एक है ना, एक की जगह n है, n ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गोले गोले कितने हैं ऐसे n टर्न्स। तो यदि n टर्न्स होगा तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है, n टर्न्स होगा तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है, तो करना कुछ नहीं है, एक यदि इतना बनाता तो 2 डबल बनाएंगे तो 3 गुना बनाएंगे, तो n गुना बनाएंगे, n का मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू 2 पाई आई अपॉन ए, ये आ गया हमारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, जबरदस्त होता जाएगा, इसलिए कॉइल के अंदर कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा टर्न्स दिए जाए, जितने ज्यादा टर्न्स देंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड हैवी बना लेगी वो, ठीक है। तो लिख लें इसको। ये देखो एक कॉइल पड़ी हुई है मेरे पास, एक दिख रही है ये वाली कॉइल, ये यहाँ पे। तो ये जो कॉइल है इसको ध्यान से देखो, ये कॉइल जो है वो टर्न्स कितने सारे इसके अंदर, ठीक है ना, ये वाली। तो ये कॉइल में ज़्यादा टर्न्स इसलिए जाते हैं क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बन जाए। ये ट्रांसफार्मर है जिस पे टी लिखा है, इसके अंदर भी कॉइल होती है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश की जाती है। तो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं हम कॉइल की सहायता से, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, उसके ज़्यादातर लाइन्स मिल रही होती। ठीक, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर अगला हेडिंग, ये केस 1 हो गया ना, अब केस 2 बनेगा इसके अंदर। यहां बना देते हैं केस 2। केस 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। आर्क का मतलब क्या है, पूरा नहीं है, इतना ही है बस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क इतना ही है, ठीक है। इसका मतलब पूरा गोला होता की जगह आधा ही है, आधा भी नहीं, आधे का भी कुछ और ही। तो अगर किसी ने बोला कि आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो अगर इसमें से करंट आई जा रहा है और ये इसका सेंटर होता और सेंटर पे ही हमको निकालना और पूरे का पूछा नहीं, सिर्फ इतने हिस्से का पूछा है, तो उस केस में यदि ये रेडियस ए है तो और ये एंगल इसका थीटा है, यहाँ पे थीटा है, आर्क का एंगल थीटा है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो जैसे किसी ने बोला कि आधा ही वायर गोल घुमा हुआ, आधा, पूरा नहीं,
आधा घुमा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, आधे वायर का आएगा, आधे का नहीं आएगा। यदि किसी ने बोला कि 1/4 है, ऐसा है, इतना ही है बस, यानी पिज्जा के 4 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ही है, तो 1/4 मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1/4। ये पूरे का फॉर्मूला है, इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसमें कोई नई बात थोड़ी है। बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/4 हो जाएगा। यदि अपन इसको बोलें कि एक एग्जाम्पल बन जाए तो बी डैश कितना हो जाएगा इसका, b/4 हो जाएगा। क्या तुम ये बता सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो उसका सिंपल आंसर है मैग्नेटिक फील्ड होगा θ/360। अरे जैसे ये थीटा 90 था, 90 डिग्री था ना, तो 90 डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो तुमको 1/4 मिलता है ना, 1/4, ठीक है, तो 1/4 मिलता है। और अगर मान लो कि ये 180 डिग्री होता है ना, आधा होता, आधे पे 180 डिग्री होता ना, तो 180 डिवाइडेड बाय 360 1/2 मिलता। तो ऐसे अगर मान लो 60 डिग्री होता तो 60 डिवाइडेड बाय 360 1/6 मिलता। तो यदि थीटा है तो थीटा डिवाइडेड बाय 360, सिंपल। तो यहां पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इनटू θ/360 डिग्री, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आधे का आधा, 1/4 का 1/4, और जनरल थीटा दिया हुआ हो तो ये जो केस 2 है इसके अंदर θ/360 ले लेना। ये किसके लिए है, आर्क के लिए है, नीचे एग्जांपल लिख लेना, ये थीटा है, 360 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी b/4, तो इट विल बी b इंटू दिस, ठीक है, b/4 आंसर हो जाएगा उसका। ये इसका एग्जांपल हो गया। 3 ही केस है इसके अंदर, लिख लें इसको। चलिए अब उसके आगे बढ़ाएं अपन। अब सवाल ये उठता है कि ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, ये आई बात समझ में। पहली चीज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, कॉइल के परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो हम उसमें अंदर आगे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन सर्कुलर कॉइल का ही पढ़ रहे हैं अपन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। लिख लें इसको, कॉइल के प्लेन से 90 डिग्री पे होगा, सर्कुलर कॉइल जिधर होगी उससे 90 डिग्री पर होगा। लिख लिया। अब जैसे मान लो कि ये सर्कुलर कॉइल है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा 90 डिग्री पे। ये यूं है तो ऐसा होगा, यूं होगी तो ऐसा होगा, ये हमेशा इससे 90 डिग्री पे होगा इधर। अब इधर है कि इधर है ये अपने को पता करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, कॉइल के अंदर की तरफ भी हो सकता है, ये अपने को पता करना पड़ेगा। पर होगा परपेंडिकुलर ऐसा स्ट्रेट, यूं। इस कॉइल को कहीं भी घुमा लो, ये घूम रहा है, ठीक। तो हमने क्या बोला है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। इसका मतलब कॉइल यदि ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कॉइल यदि ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एंड सो ऑन। जैसा जैसे कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। अब निकलेगा किससे, बाहर है कि अंदर है, ये नहीं पता। ये हो सकता है यूं करके ऐसा हो, तो ये भी हो ऐसा अंदर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे केस ए में बाहर है, केस बी में भी बाहर है, लेकिन केस सी में है अंदर, पर है परपेंडिकुलर टू द कॉइल। अभी भी कॉइल से तो 90 डिग्री पे ही है ना, लेकिन अंदर की तरफ है अब की बार। तो अंदर है कि बाहर है ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए जो रूल है उसका नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक, या फिर राइट हैंड थंब रूल। इन दो रूल में से किसी एक को लगा के अपन पता कर लेंगे। बहुत ही आसान से रूल है। देखो ये रूल क्या बोलता है कि अगर कॉइल में करंट इधर है या फिर कॉइल में करंट इधर होगा, दोनों में से एक ही तो ऑप्शन हो सकता है। ये तो या तो इधर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज।
तो क्या बोलता है इस राइट हैंड स्क्रू रूल, ये बोलता है कि इसके बीच में यहां पे स्क्रू लगा दो और स्क्रू को घुमाओ करंट के दिशा में, यूं यूं घुमाओ। अब सोचो खुलेगा कि कसेगा। तो नियम यह है कि कोई सी भी चीज यूं करने से कसती, उधर घुमाने से, राइट हैंड की तरफ। तो इसमें कहीं तरह इधर घुमाएंगे तो खुलेगी, खुलेगी तो स्क्रू जब खुलने लगेगा तो खुल के बाहर निकल आएगा, और बाहर निकल आएगा तो तुम्हारी तरफ आ जाएगा, तुम्हारी तरफ आ जाएगा तो इसका आंसर आएगा आउटसाइड। ठीक है, स्क्रू कोई सा भी घुमा के देख लेना, ये जैसे स्क्रू है इसके अंदर भी स्क्रू है, सभी में, तुम्हारे पेन में भी स्क्रू है, सब दूर स्क्रू है, स्क्रू लगा के घुमा के देख लो एक बार। ठीक है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि स्क्रू वाला समझ में नहीं आ रहा तो एक बार स्क्रू कोई सा है तो उसकी प्रैक्टिस करके देख लो। देखो मेरे पास तो स्क्रू गेज ही है, तो ये यूं करके ऐसे यूं घुमा रहा हूं मैं, देखो ये घुमाने से कस रहा है, दिख रहा है, घुमाने से कस रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यूं घुमा रहा हूं तो कस रहा है ना, और यूं घुमा रहा हूं तो उल्टा घुमा रहा हूं तो खुल रहा है, इधर साइड घुमा रहा हूं तो ये घुमाने से और यूं घुमाने से कसता है, ये घुमाने से कसता है, ये कस रहा है, और इधर साइड घुमाने से खुलता है, ये कसा, ये खुला, कसा, खुला। तो अब ये देखो, ये जो जहाँ पे भी है ये, यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको यूं घुमा रहा हूँ मैं, यूं देखो मेरी उंगलियां ऐसी घूम रही हैं ऊपर, इसका मतलब इधर घूम रही है ना, और ये खुल रहा है, देखो खुल रहा है। अभी ऐसा है ना, अब देखो ये और यूं करके यूं करूँगा, करते ही जाऊँगा इस साइड तो ये खुलता जाएगा, और ये खुलते खुलते इतना खुल गया, उंगलियां आने लग गई मेरी। और दूसरे केस में, उस साइड जो केस लिखा हुआ ये वाला, इस वाले केस में मैं कसूँगा, ये कस रहा है, तो ये कस रहा है ना, इधर घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब इधर घुमा रहा हूँ उस साइड तो ये कस रहा है, और देखो कस के पैक ही हो गया। ठीक है, ये खुला, ये कसा, स्क्रू ढंग से आना चाहिए। और दूसरा, लेफ्ट हैंडर से इसको यूज़ ना करें, लेफ्ट हैंडर्स के हाथ अलग चलते हैं, इसलिए कोई भी रूल फिजिक्स में जो बने वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए नहीं बने, वो राइट हैंडर्स के लिए बने। तो राइट हैंड इसलिए लिखा है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, यानी सीधे हाथ का थंब रूल, उल्टे हाथ का नहीं। उल्टे हाथ से चलाओगे कुछ और आंसर आने लगेगा, जस्ट अपोजिट आता आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसको अगर तुम यूं करोगे तो खुलेगा, खुलेगा तो बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ आएगा तो हम क्या बोल देंगे, खुल रहा है, ओपन हो रहा है स्क्रू, इसलिए बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ को डॉट बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे जब स्क्रू लगाओगे तो ये यूं करके यूं करोगे तो कसेगा। ठीक है, तो ये कसेगा, इसका मतलब टाइट हो रहा है, और टाइट हो रहा है तो क्लोज हो रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, अंदर यानी क्या, इनसाइड। ठीक, यहां तक समझ में आई बात। दूसरा रूल देखें, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स in the direction of current, direction of current, करंट की दिशा में अपनी उंगलियां घुमा लो। then thumb will give direction of magnetic field। देखो ये उंगलियां मेरी इसकी तरफ घुमा ली ऐसे, तो ये अंगूठा बाहर की तरफ निकला ना, देखो उंगलियां यूं घुमा ली तो अंगूठा बाहर की तरफ निकला ना, इसलिए बाहर की तरफ। इसमें उंगलियां यूं घुमानी पड़ेगी तो अंगूठा अंदर की तरफ गया, तो ये अंगूठा अंदर की तरफ गया, इसलिए इसका आंसर अंदर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल, उल्टा मत लगाना, लेफ्ट हैंड से देखो उल्टा हो जाता है। अगर मैंने यूं किया तो ये अंदर चली गई, और यूं किया तो बाहर आ गई, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड गड़बड़ कर देगा। लेफ्ट हैंडर्स राइट हैंड लगाएं, जिसके राइट हैंड वाला है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट हैंडर है, 90% राइट हैंडर्स ही होते हैं, उसका तो सही है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंडर है तो अपना आंसर ध्यान रखें कि हमेशा राइट हैंड रूल हैं ये सारे के सारे पूरे फिजिक्स में। तो उंगलियों को कर्ल कर लें तो अंगूठा बाहर की तरफ, उंगलियों को इधर कर्ल कर लें तो अंगूठा अंदर की तरफ। इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर साइड है, आउटसाइड। ये दो रूल्स हैं सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। डायरेक्शन निकालो, लिख लें दोनों रूल्स, एग्जाम्पल सहित लिख लें। चलिए अब आगे बढ़ें। अब अपन कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अभी दो ही पढ़ी हैं। पहली स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर में केसेस क्या क्या थे, फाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, सेमी इनफाइनाइट, उसके बाद दिया तले अंधेरा मतलब ऑन द वायर DTL,
इसके बाद अपन ने सर्कुलर कॉइल में कितने केस पढ़े, तो पहला सेंटर पे पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा एन टर्न्स वाली कॉइल पे एन गुना हो जाता है, फिर हमने पढ़ा अगर आर्क दे रखा है तो थीटा बाय 360 हो जाता है। 3 केस इसमें पढ़े, 4 केस उसके हो गए, 3 इसके हो गए। अब क्या होता है, ये लोग केसेस को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। आधा वायर सीधा चला, फिर सर्कुलर हो गया, फिर सीधा चला। अब बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, ठीक है। देखो कैसे बनता है वो, ऐसे बहुत क्वेश्चन है किताबों में। ये आधा ऐसे चला, ठीक है, फिर बीच में से सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया, और फिर इसके बाद ये स्ट्रेट हो गया, इधर भी स्ट्रेट है, इधर भी स्ट्रेट। अब देखो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मेडिकल में कई बार पूछा हुआ, यही कोई क्वेश्चन जो अभी बना रहा हूँ। ये वायर इधर से इधर गया, ये सर्कुलर हो गया और इधर साइड आ गया। अब बताओ किसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ पे। यही कर दें, यही वाला क्वेश्चन कर देते हैं, चलो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें कैसे करोगे, मिटा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि वायर था स्ट्रेट, ठीक, स्ट्रेट वायर था, सर्कुलर हो गया और फिर स्ट्रेट आया। अब यहां पे देखें, मैंने इसको पूरा ऐसे गोल घुमा के ऊपर नहीं लिया है, यहां तक लिया है और यहां पे लाने के बाद फिर करंट इस साइड भेजा है, इस तरीके से बनाया। हल्का सा एक पॉइंट छोड़ दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो कोई मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं करने वाला, एक पॉइंट छोड़ दिया बस। अब उसने पूछा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इफ द रेडियस इज ए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब सवाल ये है कि इसमें एक तो वायर है और एक सर्कुलर लूप है, तो हमने वायर का फॉर्मूला भी निकाल लिया, सर्कुलर लूप का भी निकाल लिया। उसका करें क्या, ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। तो सबसे पहले वायर का निकालें, तो वायर का फॉर्मूला था μ0/4π I/a ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। ये स्ट्रेट वायर का था, स्ट्रेट वायर। और सर्कुलर का अभी हाल निकाला, वो तो तुम्हें भी याद होगा, पुराना शायद भूल भी गए हो इतने देर में। तो इट इज इक्वल टू μ0/4π 2πNI/a। टू पाई एन आई अपॉन ए, देख लो यही था ना फॉर्मूला, μ0/4π 2πNI/a, ठीक है। तो अब ये जो दो फॉर्मूले बने हैं, इसके अंदर से ये बताना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना। तो पहली चीज, क्या सर्कल पूरा है, तो हाँ पूरा है, यानी यही केस लगेगा। अब सवाल ये है कि वायर कौन सा, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है। तो यहां पे देखें, क्या तुम्हें पता है कि ये कहां से आ रहा है, क्या उसने बताया है, तो उसका आंसर है नहीं। क्या तुम्हें पता है कहां जा रहा है, तो उसका आंसर है नहीं। इसका मतलब ये जो वायर यहां से यहां तक का कंसीडर करोगे, इसको इनफाइनाइट ही कंसीडर करना पड़ेगा, ना उधर का सिरा पता ना इधर का सिरा पता, तो इनफाइनाइट वायर हो गया। और यदि इनफाइनाइट वायर हो गया तो ये फॉर्मूला तो फाइनाइट वायर का था ना। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या था, तो इनफाइनाइट फॉर्मूला वायर का था B इक्वल टू μ0/4π 2I/a, ये था फॉर्मूला। और यहाँ पे ये n बराबर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है। सेकेंड केस का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, एक ही तो टर्न है, तो इसलिए n बराबर 1 लेना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो, इट इज मेड ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों का बना है। पहला, फुल सर्कल वायर या कंडक्टर, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0/4π 2πI/a, क्योंकि रेडियस a ही है। दूसरा, इनफाइनाइट वायर का बना हुआ है, इनफाइनाइट वायर, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये सर्कल के कारण, ये वायर के कारण, μ0/4π। अब वायर के कारण देखो ये था 2I/a, ए वहां पे डिस्टेंस था इस पॉइंट का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, तो इस पॉइंट का यहां से यहां तक का डिस्टेंस a ही होगा ना। अगर तुम इस वायर को कंसीडर करते हो, ये वायर को पूरा स्ट्रेट मान लेते हो, तो
तो इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए ही होगी ना, तो ये डिस्टेंस भी ए ही होगा। यहाँ तक समझ में आई बात। अब सवाल ये उठता है इन दोनों का करूँ क्या, जोड़ दूँ, घटा दूँ, ऐसे ही लिख दूँ, क्या करूँ? तो उसका आंसर है दोनों मिलके मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ बनाएगा ही, साथ में ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ओवरलैप होंगे। तो ऐड करूँ कि सब्सट्रैक्ट करूँ? तो कोई अगर ये सोच रहा है कि ऐड करूँ बोल दें, तो ऐसा नहीं है, उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन यदि अपोजिट आ जाता है तो फिर तुम्हें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना। और सेम डायरेक्शन ही आ जाते हैं, ऐड कर देना। वेक्टर है तो सिंपल। तो सबसे पहले तो मैं इस गोले के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो उसके लिए मैं कर्ल द फिंगर्स, फिंगर अगर इधर कर्ल करूंगा तो अंगूठा अंदर जा रहा, कर्ल द फिंगर्स, अंगूठा अंदर जा रहा। दूसरा, नहीं समझ में आया तो स्क्रू लगाओ, ये स्क्रू यूं लगा के यूं घुमाना, ठीक है। यदि स्क्रू यूं लगा के यूं घुमाओगे, कसेगा तो स्क्रू अंदर चला जाएगा। दोनों केसेस से एक ही आंसर आ रहा। अंदर को अपन बोलते हैं क्रॉस, इनसाइड। इनसाइड मतलब क्या है, बोर्ड के अंदर घुस जाएगा, ऐसा इनसाइड। तुम बोलोगे बोर्ड के अंदर कैसे घुस जाएगा, यहाँ तो लकड़ी लगी हुई है। अरे मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं भी घुस जाएगा। तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोन्स होते हैं ना, उसके जो रेडिएशन है कहीं भी घुस जाते हैं। तुम अलमारी में रख दो लकड़ी की तो भी तो अंदर जाता है ना रेडिएशंस, दीवालों से अंदर भी तो आता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर चला जाएगा इसके अंदर, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला गया, इनसाइड। इसके कारण किधर, इनफाइनाइट वायर के कारण किधर? तो इनफाइनाइट वायर के कारण क्या तरीका बताया था, खटखट रूल। सबसे आसान रूल है इसका, खटखट रूल। और नहीं तो स्क्रू रूल है, ठीक है। खटखट रूल ये बोलता है करंट कैरिंग कंडक्टर का में अंगूठा करंट की दिशा में करके उंगली से खटखट करो, खटखट। तो यूं थोड़ी हो रही है खटखट, इधर साइड अंगूठा, यूं हो रही है खटखट। खटखट कहाँ हो रही है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अंगूठे को करंट की दिशा में लेके खटखट करो, बाहर की तरफ हो रही है। इसका मतलब इसका डॉट लगेगा और ये आउटसाइड आएगा, और आउटसाइड आएगा तो ये वाला इनसाइड आ रहा है इसका, और इस वाले का आउटसाइड आ रहा है। तो अपोजिट होगा, अपोजिट। अपोजिट होंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट होगा तो किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करूं, ए में से बी को कि बी में से ए को, ठीक है। किस में से किसको, तो ज़्यादा में से कम को। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा कौन सा, ये वाला ज़्यादा है। अब तुम्हें कैसे पता पड़ेगा, तो देखो शक्ल से पता पड़ रहा है, 2i/a और इसमें पाई एक्स्ट्रा है, तो ऊपर वाला ज़्यादा हुआ ना, यानी ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। ज़्यादा में से कम सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो डोमिनेट करेगा, मतलब ये हाई वाला मैग्नेटिक फील्ड है ना इसका, ये डोमिनेट करेगा। तो फाइनल आंसर भी तुम्हें इनसाइड ही देना पड़ेगा, आउटसाइड बचेगा ही नहीं। ये अगर 100 है, ये 40 है, तो 100 में से 40 जाके 60 बचे, 60 इनसाइड क्या है, इसलिए आंसर इनसाइड ही होगा। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लास्ट स्टेप इधर लिख देता हूँ, बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी सर्कल माइनस बी वायर। और इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो ये तो कॉमन निकल रहा है, और 2i/a भी कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन ही निकाल दिया मैंने। μ0/4π 2i/a कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे सिर्फ पाए बचा। μ0/4π 2i/a कॉमन निकल गया, पाए बचा सिर्फ ये वाला। और यहाँ पे पूरे ही कॉमन निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, -1 बचा। और फाइनल आंसर हमने बोला इनसाइड आएगा, तो फाइनल आंसर इनसाइड होगा, क्रॉस। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से कंबाइन भी कर सकते हैं, एक ऐसे एक नहीं हजारों क्वेश्चन, इसकी तो शीट बन जाएगी इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो एक मेथड ढंग से समझा दिया कि किस तरीके से करते हैं, तो अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। There is a wire of in the shape of square. There is a wire in the shape of square. Carrying current capital I
and sides of length A, find magnetic field at center of this square. Find magnetic field at the center of this square. इस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना. ठीक है, तो देखें स्क्वायर ऐसा है, यहां बनाता हूं और थोड़ा इधर ले लेते. ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर करंट आ रहा आई, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना. और वायर की लंबाई कितनी है? ए. ये है तो नेचुरली ये भी ए ही होगी क्योंकि स्क्वायर. इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना. चलिए निकाल पाए तो पॉज कर लीजिए और नहीं निकाल पाए तो देखें. सबसे पहली चीज वायर्स का केस है. वायर में ये डिसाइड करना पड़ता है कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट. वायर फाइनाइट है क्योंकि लंबाई ये है, इधर भी ये है इधर भी ये, तो दिख ही रहा फाइनाइट. फाइनाइट है तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है तो एंगल चाहिए. एंगल चाहिए तो ये साइन फाई और साइन फाई वन क्या थे याद करो. तो करंट यदि इधर जा रहा था, पॉइंट यदि पी यहाँ पे था, तो इसको अगर मैंने यूं जोड़ा था तो यहाँ से यहाँ तक ए था, तो ये वाला एंगल था फाई टू और ये वाला एंगल था फाई वन. इनको आपस में इंटरचेंज कर लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही एक जैसे, ये फाई वन प्लस फाई टू ही तो है. अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा यूं उठा लो, यूं उठा के यहाँ लगा लो क्योंकि ये वायर है ना तुम्हारा. तो अब की बार जो पॉइंट होगा वो पी यहाँ होगा और ये लाइन यूं खींचेगी और ये यूं करके ऐसे जाएंगे, तो ये एंगल होंगे वो फाई वन और फाई टू. और ये तुम्हारा वायर होगा नीचे वाला, जो तुम्हारा वायर यहाँ पे है ये जिसमें करंट है, और ये तुम्हारे एंगल्स हैं और ये तुम्हारा पॉइंट है वो यहाँ पे ऐसे बन गया है. तो फाई वन फाई टू की वैल्यू बता सकते हो कितने कितने एंगल होंगे? सही 45 डिग्री के होंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, तो 90 के 4 बनते 360 डिग्री. तो ये वाला 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा. सिंपल है क्योंकि पूरा 90 डिग्री है, फिर 90 है, एक और बार ऐसा बनेगा, फिर 90 है, फिर एक और बार ऐसा बनेगा, तो 4 90 के बनेंगे ना. तो ये 90 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो आधा 45 आधा 40. बस एंगल ही पता करना था, मेन तो फॉर्मूला तो लिखा ही है, अब क्या करना, अब लगा दो. तो पहला इसका नाम दे देते हैं साइड का, ए बी सी डी. तो साइड ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा, साइड ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई अपॉन ए. ए यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस. क्या ये ए ही है कि ए का आधा है? ए तो पूरा है ना, हमें तो इतना इतना डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये तो ए का आधा हुआ ना, ए बाई टू. डिस्टेंस तो ये ए लिखा है वो सही है, लेकिन यहाँ ए है मतलब वो तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो यहाँ से यहाँ तक का ही है ना, तो इट विल बी ए बाई टू. तो ये ए बाई टू लिखेंगे डिस्टेंस की जगह, ए बाई टू ब्रैकेट में साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री. कोई डाउट तो नहीं है? तो मैग्नेटिक फील्ड 1 आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाए, ये 2 पर चला जाएगा तो 2i अपॉन ए साइन 45 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2. इसका मतलब b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई अपॉन ए 2i अपॉन ए 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2. इस रूट 2 को अपन इस 2 को अपन रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं और एक नीचे का रूट 2 ये है, ये कैंसिल आउट होंगे तो रूट 2 बच जाएंगे अगली स्टेप में. तो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई अपॉन ए, एक ये वाला 2 और एक इसका रूट 2 जो बचा, तो 2 रूट 2 आएगा यहाँ. ये आ गया इसका आंसर. लेकिन ये पूरा आंसर नहीं आया, अभी एक साइड का आया. दूसरी साइड का निकालोगे तो सेम वही 45 फिर तीसरा भी चौथा भी. इसका मतलब b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b3 इज इक्वल टू b4. 4 साइड्स हैं तो चारों के मैग्नेटिक फील्ड बराबर. अब सवाल ये है कि चारों के मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दे कि घटा दें. लास्ट में तो वही करना रहता, या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे. तो जुड़ेंगे कि घटेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, खटखट रूल लगाएंगे. देखो करंट इधर है इसके अंदर, इस वाले में देखना करंट इधर है,
तो ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो यूं करूंगा मैं ऐसे, तो बाहर की तरफ आ रहा। फिर जब मैं यूं जाऊंगा तो ये भी बाहर की तरफ ही आएगा। करंट इधर हो गया, अब करंट इधर हो गया तो भी बाहर की तरफ आ रहा है, और करंट इधर हो गया तो भी बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस सब में बाहर की तरफ ही आ रहा है, और बाहर की तरफ ही आ रहा है तो ये सब में बाहर की तरफ, सब में आउटसाइड, और सब में यदि आउटसाइड है तो सब में डॉट है, और चारों एक जैसे डायरेक्शन है तो जुड़ जाएंगे। तो चारों को जोड़ दो, तो चारों को जोड़ो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन आंसर को एक ही बात है, 4 बार जोड़ो या 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसका 4 गुना। तो इसका 4 गुना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए, 4 इंटू 2 8 √2I अपॉन ए। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका 4 टाइम्स कर दिया मैंने। आ रही बात समझ में? क्योंकि चारों के चारों बराबर हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे। ऐड कर देने से 4 गुना हो, ये आंसर आया। क्लियर हुआ है कैसे किया? चलिए नोट कर लीजिए। चलो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए ये बताओ कि अगर मैं ये वायर को सीधा कर लेता, ठीक है, ये वायर कैसे की शेप का था, स्क्वायर शेप का था, ये यूं, फिर इधर, फिर इधर, और फिर ये वापस इधर, इस तरीके से कुछ स्क्वायर शेप बन गया था, ऐसा स्क्वायर बन गया ऐसा, ठीक है। अगर मैं इस वायर को खोल लूं और खोल के इसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दूं, तो ये बताओ कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अब कितना आएगा। वायर वही है जो पुराना है, खोल के सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, पहले से ज्यादा आएगा कि कम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो इसका आंसर लिखे रहने देते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो उसी से होएगा। तो ये सब मिटा रहा हूं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि आंसर से कंपैरिजन करना है, इसलिए आंसर वही लिखे रहने दो और बाकी सब मिटा दो। ये भी काम का नहीं है, तो सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर का तो फॉर्मूला ही अलग है। तो क्वेश्चन क्या है, नाउ बी पार्ट है इसका, नाउ दिस वायर is converted into circular shape. Find magnetic field at center. वायर को सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आएगा। तो सबसे पहली चीज ये बताओ कि उसकी रेडियस कितनी होगी, क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय ए, वेयर ए इज द रेडियस, 2 पाई एन आई अपॉन ए, वेयर ए इज द रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी ये पता करो पहले। तो वायर कितने मीटर लंबा था, तो ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर, 4 मीटर लंबा वायर था, जो कि ऐसा का ऐसा गोला बन गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि वायर इज ऑफ लेंथ 4a, ये इसकी पेरीमीटर थी, और जो पेरीमीटर थी वो सर्कल की सरकमफरेंस बन गई, तो ये सरकमफरेंस बन गई। तो सरकमफरेंस होता है 2 पाई r, और यही पेरीमीटर बन गई, तो इक्वल टू 4 है। सरकमफरेंस बन गई ना, गोला बन गया, ऐसा खोल के ऐसे तो गोला बना दिया। तो इससे रेडियस आ जाएगी, रेडियस विल बी 4a अपॉन 2 पाई, इसका मतलब 2a अपॉन पाई, ये रेडियस आ जाएगी इसकी, 2a अपॉन पाई। ठीक, बस इसमें रख दो, क्या बचा उसके अंदर, करंट तो वही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई वही का वही, ये जो रेडियस लिखते थे अपन यहाँ पे, रेडियस की जगह ये रेडियस 2a बाय पाई, 2a बाय पाई, ये रेडियस लिख दिया। कैंसल आउट हो जाएगा 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई ऊपर चला जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर आई अपॉन ए, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है, और डायरेक्शन तो वही आएगा, इनसाइड स्क्रू रूल से निकालेंगे तो क्रॉस सॉरी डॉट बाहर की तरफ आ रहा, और ये ऐसे कर्ल करो उंगलियां तो ये अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा, तो ये तो डॉट हो गया। अब ये बताओ कि इन दोनों में ज़्यादा कौन सा, तो देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई इसमें भी आई बाय इसमें भी, इसमें 8√2 है, उसमें पाई स्क्वायर करीब करीब 10 होता है, 10 पाई 3.14 इंटू 3.33 9 और कुछ 10, और ये 8 इंटू 1.4 होता है, 1.4 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 8 9 10 11 11.2, ये वाला ज़्यादा है ये कम है, ये 10 के आसपास है, 11.2 है, तो इट इज़ मोर देन दिस पाई स्क्वायर आई बाय। ठीक है, उसका कारण क्या है कि जब सर्कुलर में लेंगे ना थोड़ा थोड़ा वायर दूर हो जाता, ठीक है, समझ में आ रही बात, थोड़ा थोड़ा वायर दूर क्यों हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर उंगली से यूं यूं खींचो तो सर्कल बनेगा, तो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा ना, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसी का पार्ट सी एक और कर लें हाथ के हाथ। ठीक है, पार्ट सी ये है कि अगर यही वाले वायर से जो पहले था इनटू ए सर्कल ऑफ 4 टन्स 4 टन का सर्कल बनाते, टर्न यानी 4 बार गोला गोल घुमा देते, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, 4 बार गोला गोल घुमा दे मतलब ये 1 2 3 4 इस तरीके से ये 4 टर्न्स का बना देते हैं। तो पहले एक तो चीज रेडियस कम हो जाती, छोटी हो जाती, रेडियस उतनी नहीं रह जाती, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पावरफुल आता क्योंकि टर्न्स ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है। तो अब उसने पूछा बताओ आप कितना मैग्नेटिक फील्ड आता, तो हम क्या बोलते हैं कि 4 टर्न्स कर दिए, तो लेंथ ऑफ द वायर तो वही है पेरीमीटर, लेकिन अब ये सरकमफरेंस 2πr नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसके क्या कर दिए अपन ने 4 टर्न्स कर दिए। ये इसका पार्ट सी है। नाउ दिस वायर इज कन्वर्टेड इनटू 4 टर्न्स सर्कुलर शेप, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां तक सब सही है, वायर की लेंथ 4 है वो भी सही है, ठीक है, यहां तक सब सही है। अब वायर की लेंथ 4a है, तो ये जो 4a है ये 2πr रेडियस के कितनी बार, 4 बार हो जाएगा, 2πr 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 4 टर्न्स हो जाएंगे, और लंबाई तो वायर की उतनी रहेगी 4 है, ठीक है, इससे रेडियस निकल आएगी। तो रेडियस विल बी 4a अपॉन 2π इंटू 4, ये 4 ये 2π नीचे आ गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, रेडियस अब की बार आएगी a अपॉन 2π। ठीक है, कब ऐसा हुआ, जब तुमने ऐसे 4 टर्न्स दिला दिए उसको, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। अब इसके बाद फॉर्मूला तो यही है हमारा, जो है इधर साइड सॉल्व कर देते हैं। तो फॉर्मूला है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2πi, लेकिन यहां पे अब की बार n का मल्टीप्लाई और होगा, जहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो 4 टर्न्स है तो 4 का मल्टीप्लाई और रेडियस जो आई है वो a बाई 2π आई है, a बाई 2π। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, ये 2π ऊपर चला गया तो 2π पहले ही था, एक और 2π आ गया, स्क्वायर हो गया, इंटू आई इंटू 4 अपॉन a, थोड़ा और सुधार के लिख लें, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर आई अपॉन a। ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन गया अंदर की तरफ, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से एक तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होते ही है, दूसरी चीज तुम सेंटर के ज़्यादा नज़दीक आ जाते हो। देखो एक ही टर्न लेंगे तो इसका जो वायर है सेंटर से काफ़ी दूर पे है, ये वायर सेंटर से दूरी पे है, 2 टर्न्स लेंगे तो वायर सेंटर से पास आ गया, सेंटर से इतनी दूरी रह गई। अगर इसके 4 टर्न्स कर दूंगा मैं या 10-20 टर्न्स कर दूंगा तो सेंटर के एक तो पास आता जाऊंगा, और दूसरा खुद इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से भी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इसलिए डबल टाइम। तो अगर तुमने 4 टर्न्स लिए तो रेडियस तो कम हुई, वो तो हुई 4 गुना, और क्या हो गया 4 गुना जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, तो 4 इंटू 4 16 का प्रभाव बढ़ने लग गया, इसलिए यहाँ पे 16 आ गया। 4 टाइम्स टर्न्स किए तो 16 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, ठीक है। अगर n टाइम्स टर्न करोगे n स्क्वायर टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो बस आज यहीं तक नोट कर लें, इसको अगली क्लास में करेंगे।